सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं और ये सब टॉपिक्स होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? ओके, यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि एक इवन द लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो भी अपना लाइफ एक छोटे सेल से शुरू करता है। तो सोचने वाली बात है कि एक सिंगल सेल इतने लार्ज ऑर्गेनिज्म तक कैसे पहुंच पाता है। एक सेल इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन पाता है। ऑफ कोर्स सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन की बात होती है। सेल डिवाइड करने के लिए सेल की साइकिल चलती है, मल्टीपल साइकिल चलते चलते सेल डिवाइड होते 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 एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स, ये लिविंग वर्ल्ड में है। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सारे लिविंग सेल्स करते ही करते हैं। All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cell each time they divide. तो जितने भी सेल्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डिवाइडिंग इनटू टू। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड। फिर एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में, ये वापस डॉटर सेल आगे चल के नए सेल बनाते हैं और जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करते हैं, गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. तो बोला जा रहा है कि एक सेल होगा, सबसे पहले ये दो में डिवाइड करेगा, फिर जो डॉटर सेल्स बनेंगे, मतलब डॉटर सेल्स मतलब जो न्यू सेल फॉर्म हुआ, वो भी आगे चल के दो में डिवाइड होंगे, ये दो ये दो। फिर ऐसे चलते चलते बहुत सारे मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन बन जाएंगे, मिलियंस ऑफ सेल्स बनेंगे, जिससे मिलियंस बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन भी बन जाएंगे। सो नाउ सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल डिवीजन है वो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक ऐसे लाइन आएगा, ये वाला लाइन इसको हटा दिया जाएगा, क्वेश्चन आएगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए रहेगा सेल डिवीजन, ऑप्शन बी रहेगा सेल साइकिल, ऑप्शन सी रहेगा बोथ ए एंड बी। तो बोथ नहीं होगा, सेल डिवीजन होगा, क्योंकि ये लाइन है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। जब सेल का डिवीजन होगा, एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होंगे तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी तो कॉपी होगा दो सेल में। तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेशन मतलब कि एक ऐसा डीएनए है, ये वापस चल के दो आइडेंटिकल न्यू डीएनए बनेगा। सेल की ग्रोथ भी होगी। ऑल दीज प्रोसेसेज जिसको सेल डिवीजन बोला जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, हेंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर एक ह्यूमन है, लेट से है, अगर ह्यूमन का बेबी होता है तो बेबी में जो डीएनए जाएगा, जो सेल का ग्रोथ होगा, सेल डिवाइड करेगा, तो उसको बहुत एक कोऑर्डिनेटेड वे में हमको करना पड़ेगा ताकि जो बेबी आए वो अच्छे से आए। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हो सके एक दो पैर की जगह एक ही पैर है, दो हाथ की जगह एक ही हाथ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। To ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome, जिसमें वो जीनोम रहेगा। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell is termed cell cycle. सेल साइकिल किसको बोला जाता है कि वो सीक्वेंस है जिसमें सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल, सिंथेसाइज करता है दूसरे कंपोनेंट सेल के, जैसे गोल्गी बॉडी दूसरी चाहिए, इंडोप्लाज्मिक दूसरा चाहिए, एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, और अंत में जाकर दो डॉटर सेल बन जाता है, उसको सेल साइकिल बोलते हैं। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, पूछेगा डीएनए सिंथेसिस occurs only during one specific stage in the cell cycle, और वो स्टेज को बोला जाता है एस फेज। एस का मतलब सिंथेटिक फेज, आगे देखेंगे हम लोग। The replicated chromosomes DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. बोल रहा है कि जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है डीएनए, जो एक डीएनए है वो दो डीएनए में बनेगा, तो दो डीएनए दो न्यू डॉटर सेल में वापस जाएगा। तो बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो ये इतना आसान नहीं है डीएनए को रेप्लिकेट करके वापस दो सेल में डालना। तो इस इवेंट को खुद जेनेटिक कंट्रोल में होना जरूरी है, क्योंकि अगर मेन चीज ही रेप्लिकेट होने में दिक्कत हो गया, ये क्रोमोसोम बन रहा है,
अगर क्रोमोजोम को ही रेप्लिकेट करने में आप दिक्कत कर दिए तो ये क्रोमोजोम आगे चल के पूरी बॉडी बनाएगा, तो बॉडी में भी खराबी आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक कॉपी बन रहा है उसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये जेनेटिक कंट्रोल में होता है। ओके, फेजेज ऑफ सेल साइकिल, सेल कितने फेज में डिवाइड करता है, तो ब्रोड है दो फेज में, इंटरफेज, एम फेज। A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cells in culture. Okay, this cell divide once in an approximately every 24 hours. I think I should write also something. क्या बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन सेल हैं वो 24 आवर लेते हैं। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism। और ईस्ट लेता है 90 मिनट। ह्यूमन सेल 24 आवर, ईस्ट 90 मिनट सेल को डिवाइड करने में। दिस सेल डिवाइड, ओके, हाँ, कहाँ गया, ईस्ट कैन प्रोग्रेस टू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट। ये जो सेल साइकिल है, ये जो साइकिल चल रहा है ये ईस्ट में 90 मिनट में होगा, ईस्ट के एक सेल में। लेकिन अगर ह्यूमन में आ गया तो 24 आवर में। सेल साइकिल दो फेज में, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को बोला जा रहा है माइटोसिस फेज, एम फॉर माइटोसिस। तो माइटोस, ये जो फेज है ये जो इतना फेज है ये एम फेज है, और ये जो बाकी का ये जो फेज है ये इंटरफेज बोला जा रहा है। ओके, ब्लैक से जो कलर किया गया उसको एम फेज, ब्लू वाला ये जो लाइनिंग है इंटरफेज। अब हम लोग एम फेज के बारे में देखेंगे। एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द, तो एक्चुअल जो सेल डिवीजन होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ होता है, वो एम फेज में होता है, ना कि इंटरफेज में एक्चुअली। और देखोगे तो एक्चुअल में सेल इस फेज में डिवाइड कर, और ये फेज कितना छोटा है, और जहाँ सेल नहीं डिवाइड कर रहा है मतलब उस प्रोसेस में वो सेल कितना बड़ा है। इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। दो सक्सेसिव एम फेज का मतलब, अगर एम फेज यहाँ से शुरू हुआ, चला 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 इंटरफेज, फिर एम फेज आ गया, फिर इंटरफेज आएगा, फिर एम फेज आ जाएगा। तो एम फेज आया, फिर इंटरफेज आया, फिर एम फेज आया, तो इंटरफेज दो एम फेज के बीच का है। It is significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour। तो बोल रहा है कि जो एम फेज है जिसमें एक्चुअल सेल डिवाइड करता है ये 1 आवर तक ही ऑलमोस्ट होता है, तो बाकी का जो 23 आवर सेल रहता है वो इंटरफेज में रहता है। इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ये क्वेश्चन बनेगा। The M phase start with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome, karyokinesis। कैरियोन का मतलब ये होता है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं, तो क्रोमोजोम्स डिवाइड करके डॉटर क्रोमोजोम्स बनेंगे। एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम एंड यूजुअली एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहले सेल बनेगा तो सेल का पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, बाद में जाके दो सेल फॉर्म होंगे। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, ये पूछेगा आपसे। द इंटरफेज, दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब ये बोला जा रहा है कि ये जो एम फेज है ये बेसिकली वो फेज है जब एग्जाम होता है, एग्जाम के लिए पूरे साल आप पढ़ाई करते हो, तो पूरे साल आप प्रिपरेशन करो, पूरे साल मतलब ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में अगर ये 23 आवर आप प्रिपेयर करोगे सेल को, कि सेल प्रिपेयर हो, और लास्ट के 1 आवर में जाके आप जो मेन काम है वो करोगे, तो वही बोल रहा है। तो इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोला जाए कि एक्चुअल सेल रेस्ट कर रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन वो रेस्ट में नहीं, वो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। मतलब यहाँ पे सेल ग्रोथ भी हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेट भी इसी फेज में कर रहा है। इसमें भी ये जो एस है, स्पेशली एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेज, G1, जी एस एंड G2। पहले G1 आएगा, फिर एस आएगा, फिर G2 आएगा, तो ये हो गया इंटरफेज। फिर उन लोगों के बाद एम फेज आएगा।
G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. माइटोसिस एम फेज और फिर आएगा G1, फिर आएगा एस फेज। तो बोला जा रहा है कि G1 को किसके बीच का बोला जा रहा है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस ये एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी एस फेज। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करेगा। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव, सेल यहाँ पे मेटाबोलिकली एक्टिव है एंड कंटिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। इसमें सेल ग्रो कर रहा है। अब किसी चीज को डिवाइड करना है तो पहले आप बड़ा करोगे, फिर जाके आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटोगे। तो G1 फेज में सेल ग्रो कर रहा है, सेल मेटाबोलिकली एक्टिव है। फिर आगे वाले फेज में एस फेज में पीरियड है जिसमें डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है। इस समय द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, एक सेल में दो अमाउंट डीएनए होता है, 2C से 4C। पहले अगर 2C है तो अब इसके बाद 4C हो गया। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, अगर आप इसको 2C बोल रहे हैं तो ये आगे जाके अब ये 4C हो गया, क्योंकि ये एस फेज में होगा। However, there is no increase in chromosome number। एक बात बोलो, ये 2C और 4C है, ये बेसिकली अमाउंट को बढ़ा रहा है। क्रोमोजोम आपका एक ही है, क्रोमोजोम का नंबर नहीं चेंज हुआ है। इसको भी आप क्रोमोजोम 1 ही बोलोगे और इसको भी आप क्रोमोजोम 1 ही बोलोगे, ये एक ही क्रोमोजोम है, लेकिन वो क्रोमोजोम डबल अमाउंट में हो गया। However, there is no increase in chromosome number if the cell had diploid or 2n number। पहले अगर 46 है तो बाद में भी 46 ही रहेंगे, लेकिन अगर पहले 2C है तो 4C हो जाएंगे। 46 के अगर 98 हो जाएगा तब तो दिक्कत है ना, ये नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है, इसीलिए नेचर इसको नहीं सपोर्ट करता है। If the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase, number of chromosome remains the same, 2n। अब एनिमल का बात हो रहा है। एनिमल सेल में ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। बोल रहा है कि एनिमल सेल में एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ शुरू होगा, न्यूक्लियस में। ऑफकोर्स न्यूक्लियस में डीएनए है तो न्यूक्लियस में ही डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट करेगा, साइटोप्लाज्म में। ये हो गया सेल, ये हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ सिलेंड्रिकल बॉडीज पड़ी रहेंगी सेंट्रियोल, ये भी अपना नंबर डबल करेंगे क्योंकि अब इनका जरूरत आने वाला है। ड्यूरिंग द G2 फेज के दौरान प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। ये G1 में क्या हो रहा था कि सेल ग्रोथ हो रहा था और सेल एक्टिव था मेटाबॉलिकली। एस फेज में क्या हो रहा था, एस फेज में बेसिकली डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था। और अगर एनिमल सेल में बात करें, नहीं 2C से 4C हो रहा था, लेकिन 2n है तो 2n ही रहेगा। सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर रहा था, सेंट्रियोल डुप्लीकेट। G2 में क्या होगा, G2 में सेल का ग्रोथ बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे जो कि माइटोसिस के लिए यूज होंगे, और सेल ग्रोथ तो कंटिन्यू रहेगा। तो G2 में क्या होगा, G2 में आपको प्रोटीन सिंथेसिस मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ये पेज। अगले पेज में आते हैं। क्या ड्यूरेशन हुआ, पता नहीं कितना मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, कोई नहीं। Some cells in the adult animal do not appear to exhibit division, heart cells and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost। ये बोला जा रहा है कि अगर ह्यूमन बॉडी है लेट से, तो मैक्सिमम सेल तो रेप्लिकेट करते ही हैं, चोट लग गया, डैमेज हो गया तो एक सेल से दो सेल बन गए। लेकिन अगर आप हार्ट सेल का बात करो तो हार्ट सेल नहीं होता है, हार्ट सेल डिवाइड ही नहीं करता है। कुछ सेल हैं कि जो ओनली कभी कभार डिवाइड करेंगे, जैसे अगर इंजरी हो गया, सेल का डेथ हो गया, तब जाके कुछ सेल डिवाइड करेंगे। ऐसे नहीं बॉडी है अब 24 घंटे सेल डिवाइड ही करें, नहीं, जब जरूरत है तब। और हार्ट सेल तो जरूरत के बावजूद भी नहीं डिवाइड करता है, तभी तो लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage और G0। ये बोल रहा है कि ये है, ये एम फेज है, ये G1 है, ये S है, ये G2 है। G1 के बाद अगर जो नहीं डिवाइड करेगा वो G0 फेज में चला जाएगा। G0 फेज में, G0 फेज में क्यों क्यों जाएगा, क्योंकि अब उसको नहीं डिवाइड करना है ना। ये G1 आया, G1 के बाद यहीं पे एक G0 फेज होता है, हार्ट सेल आएगा 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 वापस इसमें चला जाएगा, S में नहीं जाएगा क्योंकि S में आपको डीएनए डबल करना पड़ता है।
तो डीएनए को आप क्यों ही डबल करो फालतू में, जब आपको डिवाइड करना ही नहीं है। तो यही बात हो गई। तो एक ऐसा भी स्टेज बनाया गया है जहाँ पे सेल डिवाइड ना करे, तो उसको क्विसेंट स्टेज बोला जाता है। अब कई लोग इसको रेस्टिंग स्टेज बोलेंगे, नहीं ये गलत है। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो जी नॉट में कोई चला गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डेड कर गया, नहीं। मिसकंसेप्शन नहीं, हार्ट सेल है तो वो हमेशा जी नॉट में ही रहता है, वो डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव है पर वो डिवाइड नहीं करेगा। कोई और सेल है, लेट से अगर आपका मसल सेल है, तो मसल सेल अभी आप नॉर्मल स्टेज में जी नोट में, चोट लगेगा वापस से एस में चला जाएगा, फिर G2 फिर M। लेकिन अभी ये जी नोट में, इसका मतलब ये नहीं कि वो डेड हो गया, नहीं, वो एक्टिव है। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, मतलब जब तक उसको कहा न जाए, जरूरत होगा तो बोला जाएगा। In animals, mitotic cell division is only seen in diploid somatic cells. सोमैटिक मतलब सोमा मतलब टिश्यू, टिश्यू वाला जो सेल है आपके बॉडी में, वहां पे आपको कौन सा सेल डिवीजन मिलेगा? माइटोसिस, माइटोटिक या माइटोसिस। However, there are few exceptions, of course, exceptions तो होंगे to this where haploid cells divide by mitosis। देखो, बॉडी सेल्स आपका 2n है तो ये माइटोसिस से 2n डिवाइड करेगा, लेकिन कहीं एक्सेप्शन भी है जहाँ पे हैप्लॉइड भी डिवाइड करता है। ये बोलना चाह रहा है माइटोटिक्स, ओनली ओनली बोला जा रहा है कि माइटोसिस केवल डिप्लॉइड में देखा जाएगा, लेकिन एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हैप्लॉइड भी करेगा, जैसे कि मेल हनी बी। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोसिस डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। प्लांट का 2n हो या n हो, वहाँ पे माइटोसिस होगा, किसमें? प्लांट में। लेकिन एनिमल्स में केवल 2n में ही माइटोसिस होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? मेल हनी बी। मेल हनी बी एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि मेल हनी बी में n में भी होता है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्ला ब्ला ब्ला, आइडेंटिफाई प्लांट, अरे ये कुछ तो आपको दिया गया। ओके, तो अब यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो ही गया होगा, इतना ही मैंने बहुत फास्ट पढ़ा है। ऑफ कोर्स आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एम्फेज, जिसको नहीं क्लियर होगा क्लियर हो ही गया होगा। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, डायरेक्ट आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, ऑप्शन रहेगा एम्फेज। प्रोफेज में एम्फेज ऑप्शन रहेगा, इंटरफेज रहेगा, एस फेज रहेगा, जी फेज रहेगा, G1 रहेगा। तो आपको याद रहेगा तब आप मारोगे कि एम्फेज में सबसे ज़्यादा ड्रामा होता है। सीरियल होता है ना, जैसे सीरियल में ड्रामा चल रहा है तो एम्फेज में भी सबसे ज़्यादा ड्रामा चलेगा, जिसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल। मेजर रीऑर्गेनाइजेशन मतलब, क्योंकि एम फेज ही ये वो फेज है जिसमें ये एम फेज है। एम फेज में ही अगर सेल एक है यहाँ पे, तो आगे चल के दो में होगा। तो रीऑर्गेनाइजेशन होगा किसका? अगर यहाँ पे एक गोल्जी बॉडी है तो यहाँ पे जाके ये दो गोल्जी बॉडी में होगा, दो सेल में। तो एक गोल्जी बॉडी, सॉरी यहाँ पे दो गोल्जी बॉडी है, यहाँ से डिवाइड होकर यहाँ पे दो गोल्जी बॉडी, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो दो सब कुछ दो दो हो जाएंगे, तभी तो आगे जाके एक एक में बटेगा। तो रीऑर्गेनाइज होगा किसमें? एम फेज में, मतलब फिर से पुनः पुनः उसको वितरित किया जाएगा, पुनः बांटा जाएगा चीज़ों को, जिसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम, क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम यानी 2n है तो 2n ही बच्चा पैदा होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। क्यों नहीं, इक्वेशनल बोला ही जाएगा भाई, अगर 2n है, इक्वेशन मतलब इक्वल, अगर 2n से आप n कर रहे हो तो आप रिड्यूस कर रहे हो तो इसको आप रिडक्शनल बोलोगे। अगर 2n से 2n दे रहे हो तो वो इक्वेशनल ही है। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस, जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस ये फिगर देखो आप, देखो G1 आया, S आया, G2 आया, अब ये एम्फेज। एम्फेज का जो पहला 4 स्टेज है वो पकड़ो। ये जो रेड कलर से जो मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, ये क्या है? ये साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल अलग अलग होंगे। सेल को अलग होने से पहले पहले न्यूक्लियस आपको दो अलग होगा। तो ये जो न्यूक्लियस दो अलग होगा,
तब जाके सेल यहाँ से कट के दो सेल में। तो न्यूक्लियस को अलग करने को पहले बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। मैंने आपको बताया कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज। कौन कौन से 4 फेज? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। 4 फेज हो गए। 4 फेज लगेगा किसको? न्यूक्लियस को डिवाइड होने में। और एक फेज लगेगा न्यूक्लियस डिवाइड, एक फेज लगेगा साइटोकाइनेसिस सेल को डिवाइड होने में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, दो फॉर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब हमारी आसानी के लिए। माइटोसिस को हम लोग 4 फेज में डिवाइड किए ताकि हम लोग इजीली उसको स्टडी कर पाए। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। जैसे बोला, जैसे सेल को डिवाइड करना है, लेट से आप ह्यूमन हो, आपके हाथ का एक सेल होगा, उसको डिवाइड करना है, तो वो डिवाइड कर सिंपली कर जाएगा 24 आवर में। आप अपने स्टडी के रिलेटेड के लिए आप ये एम फेज बनाए हो, इंटरफेज बनाए हो, इसको क्या पता कि एम फेज इंटरफेज क्या है? ये तो लिविंग है, ये तो अपना खुद से डिवाइड कर जाएगा। तो बोला है कि हम जो स्टेज बनाए हैं एम फेज, जिसके अंदर भी हम लोग 4 स्टेज बनाए, फिर इसके बाद हम लोग साइटोकाइनेसिस बनाए हैं। तो हम लोग एक मोटा मोटा तरीके से बनाए हैं कि ठीक है ऐसे है, लेकिन आप क्लियर कट लाइन नहीं बता पाओगे। प्रोफेज के बाद मेटाफेज कब शुरू होगा आप एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे। कुछ चीज़ें प्रोफेज में होंगी, फिर कुछ चीज़ें मेटाफेज में होंगी, इससे हमको पता चल जाएंगी। जैसे प्रोफेज में आपका ऐसे ऐसे क्रोमोजोम है, मेटाफेज में आप देखोगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह टैंगल्ड से ऐसे होने में आप कैच नहीं कर पाओगे कब हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे एक टाइम पे ऐसा है, दूसरे टाइम पे ऐसा है, तो आप पकड़ लोगे कि पहले प्रोफेज है, दूसरा मेटाफेज है, फिर हम लोग स्टडी कर सकते हैं। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीनोफेज। पी मैट से याद रखो जो नए हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीनोफेज। पीएम 80 से या पी मैट। प्रोफेज, Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phase of इंटरफेज। बोल रहा है कि पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर M फेज जो शुरू होगा उसके 4 स्टेजेस होंगे। तो सबसे पहला है प्रोफेज। तो वही बोल रहा है कि पहला स्टेज है किसका? कैरियोकाइनेसिस का, कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। एम फेज में जो कैरियोकाइनेसिस होगा उसका पहला स्टेप है प्रोफेज, जो S और G2 के बाद आता है। इन द S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined। मतलब अगर ये जो बन रहा है इसको आप बोलोगे इंटरवाइंड। इंटरवाइंड क्या? क्रोमोजोम इंटरवाइंड है क्रोमेटिन के फॉर्म में S और G2 में। S और G2 में क्रोमोजोम ऐसे हैं। द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। अगर कोई क्रोमोजोम ऐसा है, अब आपको ऐसे क्रोमोजोम को आपको डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में डालना है, तो ऐसे ऐसे थोड़ी भेज दोगे। आपको डिवाइड करने के प्रॉपर शेप में लाना पड़ेगा ऐसे। फिर इसको आप तोड़ोगे तो प्रॉपर शेप में आएगा, तभी तो वापस में जाके ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो क्या लिखा है कि जब क्रोमैटिन होगा वो क्रोमोजोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्रोमैटिन मतलब ये जो अनटेंगल्ड फ्रॉम है, टेंगल्ड फ्रॉम है उसको क्रोमैटिन बोलेंगे। और क्रोमोजोम जब ऐसे एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा, तो क्रोमोजोम जैसे ही बनेगा तो समझ लो कि वो प्रोफेज में एंटर कर चुका है। बोला गया था ना क्लियर कट लाइंस नहीं है, कहाँ था? वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन। तो कैसे पता चलेगा? जब क्रोमैटिन क्रोमोजोम में कन्वर्ट होने लगेगा तब हमको पता चलेगा कि हम प्रोफेज में एंटर कर चुके हैं। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। क्रोमोजोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। द क्रोमोजोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड। इसको बोलेंगे टैंगल्ड, और जब ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ये अनटैंगल्ड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, क्रोमैटिन कंडेंसेशन बोला जा रहा है, ये क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन जब कंडेंस कर जाएगा तो वो क्रोमोजोम बन जाएगा। द सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल।
अब सेंट्रोजोम ऐसे ऐसे अपोजिट पोल्स पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाई द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। हमको कैसे पता चले जाएगा कि प्रोफेज कंप्लीट हो गया? हमको हमको दिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कि आपको सेल्स में धागे नहीं दिख रहे हैं, आपको क्रोमोजोम दिख रहे हैं। तो आप समझ जाओगे कि प्रोफेज अब खत्म होने वाला है, क्योंकि ये बन चुका है। क्रोमोजोमल मटेरियल्स कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम्स। इस वाले क्रोमोजोम को माइटोटिक क्रोमोजोम बोला जा रहा है, क्योंकि अब यही माइटोसिस फॉलो करेगा। Chromosomes are seen to be composed of two क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। ये हो गया सेंट्रोमियर, इस पे दो क्रोमेटिड होंगे, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। सेंट्रोजोम जो डुप्लीकेट हुआ था इंटरफेज के किसमें? एस फेज में। begins to move towards opposite poles of the cell. Each centrosome radiate out microtubules called esters. ऐसे सेवा अब ये धागे फेंकेगा जिसको आप एस्टर्स बोलोगे। और ये धागे कहाँ जाके अटैच होंगे? ये धागे अटैच होंगे ये बीच वाले सेंट्रोजोम पे, आगे आपको पता चलेगा। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। वो जो धागे होंगे उसको आप क्या बोलोगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलोगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स के धागे फेंकेंगे जिसको आप एस्टर बोलोगे। द टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक एपेटस। मतलब ये सेल है यहाँ पे माइटोटिक सेंट्रियोल ये ऐसे ऐसे धागे फेंक रहा है जिसको आप माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहे हो। बेसिकली ये माइक्रोट्यूब्यूल के धागे फेंक रहा है, और इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे माइटोटिक एपेरेटस। द टू एस्टर्स यानी ये इसको और इसको, ये सेंट्रियोल है और ये माइक्रोट्यूब्यूल है। जब सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल फेंकेगा तो उसको एस्टर्स बोलोगे। फेंकेगा मतलब निकालेगा अपने अंदर से। और इसको और ऐसे आपको दो मिलेंगे, एक सेल के नॉर्थ पोल पे, एक सेल के साउथ पोल पे, ऐसे ऐसे। तो आप इस अपैरेटस को माइटोटिक अपैरेटस बोलोगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex ER nucleolus nuclear envelope। जब आप प्रोफेज का लास्ट हो जाएगा तो आप जब देखोगे तो आपको बस ऐसे ऐसे क्रोमोजोम दिखेंगे, आपको एस्टर्स दिख जाएंगे। एस्टर्स आपको न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा, आपको ईआर नहीं दिखेगा, गोल्गी नहीं दिखेगा, वो गायब हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे मतलब सेल है, मैक्सिमम प्लेस पे तो क्रोमोजोम ही आ जाएंगे, तो वो वेसिकल के फॉर्म में पैक हो गए होंगे। होता है ना, जैसे एक पुल है उसको खोल के आप पैकेट में फॉर्म कर दो, फिर कहीं लगाना है तो वापस उसको जोड़ के बना दो। तो वैसे ही है, कोई चीज़ है उसको तोड़ के आप रख लो फिर वापस जोड़ दो, तो उसी लिए ये तोड़ के अब रखे जा चुके हैं वेसिकल्स के फॉर्म में। बोला जाता है कि प्रोफेज के अंत में ये सब गायब हो जाते हैं, तो क्या डेड थोड़ी हो गए, मर थोड़ी गए, सेल के बाहर थोड़ी चले गए। वो सेल में ही है, कहीं वेसिकल के फॉर्म में उसको पैक किया गया है और ज़्यादा स्पेस क्रोमोजोम को दिया गया है, ऐसे ऐसे। ये देखो, ये अर्ली प्रोफेज है, ये सेल है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब बोला जा रहा है कि अब लेट प्रोफेज, जब प्रोफेज खत्म हो जाएगा तो आपको न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा। इसका मतलब आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं दिखेगा, टूटा फूटा होगा। क्रोमेटिन है अभी धागे के रूप में, बाद में देखोगे तो क्रोमोजोम फॉर्म हो चुके होंगे, ऐसे ऐसे। बढ़िया है। अब आते हैं अगले वाले फेज पे जिसको मेटा फेज बोलते हैं। तो बेसिकली होगा क्या इसमें, फोटो ही देख लो डायरेक्ट। जब ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा, अब मेटाफेज में आते ही ये एक प्लेन पे आ जाएंगे। बड़ा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू अभी ये है, ये सेंट्रियोल है, और जूम करके देखो, ये देखो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। देखो इसको आप बोलोगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये हो गया सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जब माइक्रोट्यूब्यूल देगा, और ऐसे दो चाहिए, ये एक और एक नीचे दो, तो इसको आप बोलोगे माइटोटिक apparatus। ये हो गया आपका माइटोटिक apparatus। बढ़िया है। अब क्या हो रहा है कि अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल निकले हैं आपके, ये ज्वाइन कर रहे हैं कहाँ? इस पे, इस पार्ट को बोलोगे काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कहाँ रहेगा? ये हो गया आपका सेंट्रियोल। लेट से ये आपका क्रोमोसोम, तो काइनेटोकोर इधर होगा।
इधर से एक माइक्रोट्यूब्यूल आएगा, इधर से एक माइक्रोट्यूब्यूल आएगा, अगले फेज में ये माइक्रोट्यूब्यूल इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, सेल बोल रहा है, क्रोमोसोम बीच से टूट जाएगा, टूट जाएगा। यही तो करना है हमको, तोड़ना ही है एट द एंड में। ये देखो, फिर ये एक फेज पे आ गए, इसको मेटाफेज बोलोगे आप। मेटाफेज देखेंगे। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। पहला था प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज। बोला कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये जो यहाँ पे अर्ली में छोटा छोटा टूट रहा है, और लेट प्रोफेज मतलब मेटाफेज में जाने ही वाला है। अर्ली मतलब पहले, लेट मतलब अब प्रोफेज के लास्ट है, यानी मेटाफेज का शुरुआती। मेटाफेज में देखो कहीं पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। Hence, the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. वही क्रोमोजोम जो पहले न्यूक्लियोप्लाज्म में थे, न्यूक्लियोप्लाज्म ही ना बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, अब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहे ही नहीं, तो अब वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। By this stage, condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. ये था लेट, इसमें कंडेंसेशन हुआ रहा था लेकिन अच्छे से नहीं हो रहा था। अब आप मेटाफेज में देखोगे तो मेटाफेज में आपको बढ़िया से आपको क्रोमोजोम दिखेंगे, काइनेटोकोर दिखेगा आपको। ये देखो क्रोमोजोम, बोला है ना, हेंस द क्रोमोजोम्स, कहाँ गया। बाई दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड। शुरू कहाँ हुआ था? प्रोफेज में। पूरा तो कहाँ हुआ? मेटाफेज में। तो वही बोला जा रहा है कि क्लियर कट लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, अगर थोड़ा मोड़ा हो रहा होगा, ऐसा रहेगा, तो समझ जाओगे कि मेटाफेज में जाने वाला है। पूरा हो जाएगा तो समझ जाओगे कि मेटाफेज में आ गया है। This is then is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied. देखो, M for metaphase, M for morphology। तो अगर आपको क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपीयरेंस, तो क्रोमोजोम आपको आउटर अपीयरेंस पढ़ना है, तो आपको क्रोमोजोम पहले तो दिखना चाहिए। तो आप नॉर्मली कोई सेल आप लेकर उठाओगे, आप उसमें देखोगे क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम मिलेगा नहीं, क्रोमैटिन मिलेगा। कभी भी आपको क्रोमोजोम पढ़ना है तो उस डिवाइडिंग सेल को पहले लाओ, जो सेल डिवाइड करने वाला है, उसमें आपको क्रोमोजोम मिलेगा। ऐसे नहीं कि अभी आप सेल लिए उसमें आपको क्रोमोजोम दिख जाएगा, नहीं दिखेगा आपको। ऐसे 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 धागे दिखेंगे। क्रोमोजोम आपको देखना है तो आपको पहले डिवाइडिंग सेल लाना पड़ेगा। तो वही बोला है कि इसी स्टेज है जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम, आउटर अपीयरेंस जो है क्रोमोजोम का, वो कर सकते हो, क्योंकि इसी स्टेज में फॉर्म होता है। At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. ये वो स्टेज है जिसमें मेटाफेज क्रोमोजोम दो सिस्टर क्रोमैटिड का बना होता है, एक सिस्टर क्रोमैटिड और दो सिस्टर क्रोमैटिड। और इस सिस्टर क्रोमैटिड हेल्ड किससे? बीच वाले से, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर और कॉल्ड काइनेटोकोर। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, ये काइनेटोकोर है। ये देखो, सेंट्रोमियर तो इसके अंदर है जिससे ये जुड़ा हुआ है दोनों। सेंट्रोमियर इस फिगर में आपको नहीं दिखता, लेकिन ये जो व्हाइट व्हाइट है, ये व्हाइट व्हाइट, ये ये क्या है? ये काइनेटोकोर है। तो काइनेटो ऐसे रहेगा क्रोमोसोम। ये जो एरिया है इसको काइनेटोकोर बोलोगे, ये लेफ्ट और राइट वाला एरिया। तभी तो एक ऊपर से आके जुड़ा है, एक नीचे से आके जुड़ा है। ब्लर ये है, are called kinetochore. These structures serve as the site of attachment of spindle fiber. स्पिंडल फाइबर किसको बोला जा रहा है? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये इसको स्पिंडल फाइबर बोला जा रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सेंट्रियोल क्या सिक्रिएट करता है, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर सिक्रिएट करता है, जिसको आप माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हो, क्योंकि वो माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। जैसे आप लड़के हो, आप लड़के हो, ओके, आप लड़के हो लेकिन आपका नाम रोहित है। समझ गए? सेम कॉन्सेप्ट है। सेंट्रियोल कुछ सिक्रीट कर रहा है, वो माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन स्पेसिफिकली उसका नाम स्पिंडल फाइबर रखा गया है, लाइक दैट। Hence, the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber। क्या क्या बोल दिया देखो। बोला जा रहा है कि पहले इक्वेटर बोला गया है,
Hence, the metaphase is characterized by all chromosomes coming to lie at the equator. ये सेल हो गया नहीं, ये अर्थ है। अर्थ का ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इसी से रेफरेंस लिया गया कि एक सेल है, ये उसका इक्वेटर है। यहाँ पे आपको सारे क्रोमोसोम आपको दिख जाएंगे मेटाफेज के लास्ट में। समझ गए? ये वाला जो पार्ट है, ये बाहर बना रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है, इस पे आपको सारे क्रोमोसोम दिख जाएंगे। लाई एट इक्वेटर विथ वन क्रोमेटिड। और होगा क्या कि अगर ये है, एक ऊपर से धागा आएगा, एक नीचे से स्पिंडल फाइबर, एक ऊपर से एक नीचे से, और ये हो गया सेल। तो ये इक्वेटर पे आपको दिखेंगे, ये कहना चाह रहा है। और वो कनेक्टेड किससे होंगे? काइनेटोकोर से। कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू इसमें फ्रॉम द अपोजिट पोल। दो पोल हैं, दोनों से कनेक्टेड रहेंगे। एक कितना बार बोल दिया भाई मैं, एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा, ऐसे एक स्पिंडल फाइबर इस वाले पोल पे, एक अपोजिट पोल पे। और उस प्लेट को बोला जा रहा है, ये जो प्लेट है इसको मेटाफेजिक प्लेट बोला जा रहा है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड टू एज मेटाफेजिक प्लेट। क्या की फीचर है? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। आपको ये वही फेज है जिसमें क्रोमोसोम अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर पे अटैच करेगा। ये कब होगा? मेटाफेज में। क्रोमोसोम्स मूव होंगे स्पिंडल इक्वेटर पे। स्पिंडल इक्वेटर, यही इक्वेटर को बोला जा रहा है। एंड गेट अलाइन अलोंग मेटाफेजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर। मेटाफेजिक प्लेट भी इक्वेटर को ही बोला जा रहा है, थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल। मतलब आपको इस मेटाफेजिक प्लेट इक्वेटर, यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे और वो स्पिंडल फाइबर की मदद से कनेक्टेड होंगे। खत्म। अब आगे क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ। अब आप पूरा तोड़ने का प्रोग्राम बना ही लिए हो। ऊपर से खींचोगे, नीचे से खींचोगे तो ये बीच में ऐसे टूट जाएगा। टूट जाएगा तो क्रोमोसोम ऐसे करके, समझ रहे हो क्या बना रहा है? एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज। ऑनसेट मतलब अराइवल। जैसे ही एनाफेज आएगा, ईच क्रोमोसोम अरेंज एट मेटाफेजिक प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। स्प्लिट साइमल्टेनियसली। जो मेटाफेज पे ये हैं, ये टूट जाएंगे। एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड्स नाउ रिफर्ड टू एज डॉटर क्रोमोसोम। ओके, अब वो क्रोमोसोम बन गए। देखो ये अभी क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, लेकिन टूटने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे। टूटने के बाद अब ये अलग क्रोमोसोम, ये एक अलग क्रोमोसोम। ये क्रोमेटिड था ना पहले, ये देखो, ये पहले एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, लेकिन ये है एक क्रोमोसोम। टूटने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। टूटने के बाद ये क्रोमेटिड भी कहलाएगा, लेकिन अभी क्रोमोसोम हो जाएगा। एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड। बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द टू अपोजिट पोल्स। अब वो अपोजिट अपोजिट पोल्स पे जाने लगेंगे। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड पोल। समझा रहा हूँ। एंड हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। डायग्राम देखो, ये इनिशियली यहाँ पे थे, देखो इनिशियली ऐसे थे, ओके। टूटने के बाद क्या हुआ? टूटने के बाद लेट से टूट गया, टूट गया तो ऐसे ये खींच रहा है, ऐसे ये खींच रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। पहले ऐसे था क्रोमोसोम, टूटा तो टूटा तो ऐसे टूटा लेट से, फिर अब इसको खींचा जा रहा है, इसको नीचे खींचा जा रहा है। तो नीचे खींचा जा रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला। जैसे कोई आपको ऐसे हो, आप कोई आपको खींच रहा है तो दोनों हाथ पीछे हो जाएंगे, नहीं जैसे मोटू पतलू में दिखाता था, भाग रहे हैं और दोनों हाथ पीछे करके, वो हवा इस तरफ या इस तरफ भाग रहा है। वही है, वही इंग्लिश है। क्लियर हो जाए। एज each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed toward pole। पोल ये है तो सेंट्रोमियर इधर डायरेक्टेड रहेगा, ओके। सेंट्रोमियर इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। और लीडिंग एज जो है विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, और आर्म्स ऐसे रहेंगे। सेंट्रोमियर आगे रहेगा, आर्म्स पीछे रहेंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर को पकड़ के खींच रहा है। ये पूरा फिजिक्स है इसमें।
इसलिए एनाफेज स्टेज कैरेक्टराइज होगा किससे? दो इवेंट है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएगा, सेंट्रोमियर टूट रहा है इसमें, और क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे, क्रोमैटिड अपोजिट पोल्स पे मूव होना शुरू हो जाएंगे। अब अपोजिट पोल्स पे मूव हो गया, मूव हो गया, मूव हो गया, यानी कैरियोकाइनेसिस अब कंप्लीट होगी। देखो तो ये न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है, न्यूक्लियस तो है ही नहीं, अब तो न्यूक्लियस ये सेल के अंदर चल रहा है बेसिकली, मतलब ये कैरियोकाइनेसिस चल रहा है। तो अब ये टूट चुका है, अब आप इसको एक अलग न्यूक्लियस दे दो, इसको एक अलग न्यूक्लियस दे दो, वही होगा आगे टीलोफेज में। सेंट्रोमियर बाहर, सेंट्रोमियर बोल रहा है, सेंट्रियोल बाहर ही रह गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई टीलोफेज में, और ये सारे क्रोमोजोम देखो, रेड ब्लू रेड ब्लू, तो ब्लू रेड ऐसे है, ये सारे इसके अंदर अब आ गए। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस टीलोफेज, क्रोमोजोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस। कंडेंसेशन कब हुआ था? कंडेंसेशन प्रोफेज में हुआ था। कंडेंसेशन मतलब ऐसे ऐसे क्रोमैटिन था वो ऐसे ऐसे फॉर्म हुआ था, अब वापस ये डीकंडेंस हो जाएगा ऐसे, कब? लास्ट वाले में, टीलोफेज में। द और डीकंडेंस होने के बाद लूज देयर इंडिविजुअलिटी, आप इसको आप क्रोमोजोम ए बोल देते, इसको क्रोमोजोम बी बोल देते, अब डीकंडेंस हो गया, दोनों मिल गया ऐसे, इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। द इंडिविजुअल क्रोमोजोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन, पहले आपको 1 2 3 4 दिख रहा था, अब आपको पूरा एक पैच दिख रहा है, कहाँ मिला? The individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material tends to collect at each of the two pole। तो जितना भी क्रोमैटिन था ये कलेक्ट हो गया, अब वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया, ये येलो कलर का। अब यहाँ पे सेल फरो होने लगा, फरो मतलब अंदर दबने लगा, अब ये कट जाएगा, ये एक अलग सेल, ये अलग सेल। तो टीलोफेज, टीलोफेज का क्या है? टी टी से याद रखना, टर्मिनेट, ये फेज टर्मिनेट हो रहा है, अब खत्म हो रहा है कैरियोकाइनेसिस। Chromosomes cluster at opposite spindle pole and their identity is lost as discrete element। क्रोमोजोम्स क्लस्टर हो गया, क्लस्टर मतलब गुच्छा, गुच्छा हो मतलब गुच्छा फॉर्म हो गया अपोजिट पोल पे, और उनका आइडेंटिटी लॉस्ट हो गया, और एक डिस्क्रीट मतलब अब बस वो एक एलिमेंट बन के रह गए जिसको आप क्रोमैटिन बोलोगे। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोजोम क्लस्टर, ये आ गया न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। अब फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, टीलोफेज में आपके पास दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो चुकी हैं। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ईआर वापस आ जाता है, और ये गया कब था? पहले वाले में, प्रोफेज पहला वाला में गया था, फोर्थ वाले में वापस आ गया। अब वापस आ गया, अब सेल को काटो, ये हो गया सेल कट हो गया, ये पहला सेंट्रियोल, सेल को काट दिया गया, दो सेल बन गया, ये न्यूक्लियर एनवलप वापस आ गया, ये सेंट्रियोल यहाँ पे बच गया वापस अपोजिट पोल पे। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei but the cell itself is divided into two daughter cell। बोल रहा है कि माइटोसिस में बस न्यूक्लियस ही नहीं दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, बल्कि सेल भी डिवाइड होता है फिर से। नॉट ओनली सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम, क्रोमोजोम ही नहीं डिवाइड होता है दो न्यूक्लियस में, बल्कि सेल खुद इटसेल्फ डिवाइड होता है दो डॉटर सेल में, जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और साइटोकाइनेसिस होते ही अब सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया, सेल डिवीजन कंप्लीटेड। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फरो किसको बोला जा रहा है कि एक सेल है, सपोज करो ये दो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, अब सेल फरो बना रहा है, ऐसे गड्ढा, गड्ढा बना के ऐसे अलग हो रहा है, तो इसको फरो बोला जाता है, और ये बेसिकली आपको ऐसा एनिमल सेल में बोला जाएगा। एनिमल सेल में अचीव्ड होगा कब? फरो बन के, फरो ग्रेजुअली डीप होगा, डिपेंस मतलब ऐसे डीप अंदर जाएगा, एंड अल्टीमेटली ज्वाइन द सेंटर, ये फरो है। पहले ये ऐसे रहता, अब ये वापस ऐसे हो गया, फरो बना, फिर ये वापस ऐसे होगा, फिर ये वापस दो सेल बन जाएगा। Dividing the cell cytoplasm into two, plant cells however are enclosed by a relatively inextensible cell wall। अब प्लांट का बात हो रहा है, प्लांट सेल है तो प्लांट सेल नहीं है, वो सेल वॉल है ऊपर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन था एनिमल में, ऊपर तो सेल वॉल है,
तो सेल वॉल को नहीं आप ऐसे बोल दोगे कि ऐसे ऐसे फ्लेक्सिबल है, गड्ढा बना देना। अब यहाँ पे अंदर से टूटता है, टूटता 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 इन टू आउट ज्वाइन करता है, ऐसे प्लांट सेल डिवाइड करेगा। एनिमल सेल आपको ऐसे डिवाइड करेगा, प्लांट सेल आपको ऐसे डिवाइड करेगा। प्लांट सेल हाइबर आर इंक्लूडेड बाई रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल, मतलब वो एक्सटेंड नहीं होगा सेल वॉल, वो सेल वॉल रिजिड होता है। हाउ कैन यू मूव इट? देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। प्लांट सेल में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा सेंटर ऑफ द सेल में, ये है, ये प्लांट सेल में न्यूक्लियस यहाँ से टूटेगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, ऐसे अलग, एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। लेटरल वॉल मतलब ये लेटरल वॉल और ये बीच वाला वॉल। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। सेल प्लेट बनता है बीच में, जिसको मिडिल लैमेला बोला जाता है, बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। सेल वॉल के दो वॉल के बीच में मिडिल लैमेला होता है, यहीं पे सेल प्लेट बनेगा। प्रिकर्सर क्या आएगा, जिसको सेल प्लेट बोलोगे, पूछेगा डायरेक्ट, लाइन दे देगा। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastid get distributed between the two daughter cells. Of course, अब जब साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर रहा है तो साइटोप्लाज्म में जो है वो भी डिवाइड करेगा, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइजोजोम, राइबोजोम, इन सम प्लास्टिड, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब ये बोल रहा है कि सेल है, दो न्यूक्लियस बन गया, अब सेल साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो एक सेल में आपको दो न्यूक्लियस दिख जाएगा, वही बोल रहा है। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जिससे क्या होगा कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिंक्सियम होगा, सिंक्सियम। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। कोकोनट का जो पानी पीते हो वो क्या है, क्या है वो आपका मल्टी न्यूक्लियस आप पी रहे हो, वो आप न्यूक्लियस पी रहे हो बहुत सारा, ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ सेल नहीं है, वो पानी है। पानी है ना, तो पानी में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और वो न्यूक्लियस, सपोज करो ये सेल, कोकोनट का ये वाटर है, इसमें आपको बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होना चाहिए था, बट वो नहीं है। तो वही बोल रहा है, लिक्विड एंडोस्पर्म जो कोकोनट कोकोनट वाटर जो आप पीते हो उसको एंडोस्पर्म बोला जा रहा है। लिक्विड एंडोस्पर्म ये आपको मिलेगा क्लास 12 के पहले चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये फिर से आएगा वो ये बात, फिर से बोल रहा है। कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर गया, कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है, हर जगह नहीं होता है। अब आप ही के एक सेल में दो न्यूक्लियस हो जाएगा तो आपका वो सेल काम नहीं करेगा, या तो डेड है, या तो कोई माल फंक्शन हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। बट ये तो प्लांट है तो हम बेनिफिट ले ही लेते हैं। अब हम लोग आएंगे, माइटोसिस के सिग्निफिकेंस है, फिर मियोसिस शुरू हो जाएगा। कि माइटोसिस जो हो रहा है अब हमारी बॉडी में हो रहा है, इसके फायदे क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं। तुम खुद सोचो, माइटोसिस हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन रहा है, कोई डैमेज हो गया सेल तो फॉर्म हो जा रहा है न्यू, हार्ट सेल है उसमें माइटोसिस नहीं हो रहा है तो लॉस ही है। नहीं तो हार्ट सेल भी एक उम्र के बाद भी रिप्लेस हो जाता है, 70 साल 80 साल के बाद हार्ट सेल खराब होने लगता है तो रिप्लेस हो जाता है उतने तक, पर वो नहीं होता है तो लॉस ही है। माइटोसिस जिसको कि इक्वेशनल डिवीजन बोला जा रहा है, क्योंकि वो 2n से 2n ही फॉर्म होगा, ये डिप्लॉयड सेल में ही होता है। एक्सेप्शन क्या था? मेल हनी बी। हाइवर इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉयड सेल ऑल्सो डिवाइड बाई माइटोसिस। प्लांट्स में आपको माइटोसिस एन में मिल जाएगा, बट एनिमल में केवल मेल हनी बी ही है, जिसको सोशल इंसेक्ट बोला जा रहा है। हनी भी आपको सोशली मिल जाएगा। इट इज़ वेरी essential to understand the significance of the division in the life of an organism. Are you aware of some example where you have studied about haploid and diploid insects? Okay, बाद में पढ़ेंगे। यहाँ से है बेनिफिट। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। कोई एक सेल डैमेज हो गया, आपको वैसा ही सेल लाना है तो आप माइटोसिस करोगे ना फिर। तो माइटोसिस एक से दो कर रहा है वो बढ़िया है, लेकिन इसी की तरह कर रहा है तो वो बेनिफिट है। सपोज करो, सपोज क्या करो तो आप समझ गए। द ग्रोथ ऑफ मल्टी न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। हम जो हमारा हाथ है, ऐसे 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 इसमें मैक्सिमम एक सेल है, तो ये एक सेल, एक ही टाइप के सेल हैं, एक सेल नहीं है, सेल तो मिलियंस में है। तो एक टाइप के सेल कौन बना है? माइटोसिस प्रोसेस बना है।
सेल ग्रोथ से क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये आएगा आपको असर्शन में या ट्रू फॉल्स में, आप गलत करोगे। आप सोचोगे कि सेल ग्रोथ हो रहा है तो डिस्टर्बिंग तो कुछ हो ही नहीं रहा होगा, वो तो बेनिफिशियल हो रहा होगा। ऐसे मैं सोचा था एक बार, जो कि गलत है। सेल ग्रोथ से क्या होगा, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि सही बात है। पहले सेल इतना बड़ा है, न्यूक्लियस इतना बड़ा है, सेल इतना बड़ा है, न्यूक्लियस इतना बड़ा है, सेल इतना बड़ा हो गया, न्यूक्लियस इतना बड़ा है। ओके, अब न्यूक्लियस का कंट्रोल इस आउटर वाले पार्ट पे नहीं है, तो आपको डिवाइड करोगे सेल वापस। तो ये जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म का रेशियो वो डिस्टर्ब हो गया ना। पहले मान लो न्यूक्लियस 5 था, साइटोप्लाज्म में 20 था। अभी भी न्यूक्लियस 5 है, साइटोप्लाज्म 10 हो गया है, यूनिट वाइज समझो। तो सेल ग्रोथ से क्या होगा, डिस्टर्ब हो गया रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर पहले 5 ml जो न्यूक्लियस है लेट से, वो 10 ml साइटोप्लाज्म करता था, सेल ग्रोथ हो गया, ग्रोथ बोला है अभी, तो 5 ml न्यूक्लियस है, वो 20 ml साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर रहा है। तो रेशियो तो डिस्टर्ब हो गया। इट इज देयरफॉर बिकम इसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड, ताकि वो ओरिजिनल वाला रेशियो रिस्टोर करे, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। लाइक एक सेल है, ये न्यूक्लियस से इतना एरिया पे कंट्रोल कर ले रहा है, अब सेल इतना बड़ा हो गया, न्यूक्लियस इतना ही बड़ा है, तो कैसे कंट्रोल करेगा। तो डिवाइड करो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करो, आपस सेल अच्छे से काम करेगा। वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। ऑफ कोर्स इंजरी हो जाएगी तो कौन वापस वो सेल लाएगा, माइटोसिस। सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, हमारे हाथों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट, गट में HCl रहता है, बार बार रिपेयरिंग होता है, कौन लाएगा, माइटोसिस लाएगा। ब्लड सेल्स वापस RBC, 120 दिन का लाइफ स्पैन रहता है, फिर हमको वापस वैसा ही RBC चाहिए, कौन लाएगा, माइटोसिस से। Constantly replaced mitotic division in the meristematic tissue, apical and lateral cambium result in a continuous growth of plant throughout their life। ये प्लांट है, लेट से प्लांट के टिप पे एपिकल मेरिस्टेम रहता है, और ये डिवाइड करता है, बहुत सारा डिवाइड करता है, और ये वापस ऐसे ग्रोथ कराते जाता है पूरे लाइफ टाइम। लेटरल कैम्बियम मतलब ये प्लांट है, प्लांट अभी यंग है, बड़ा हो गया तो इतना गर्थ, मोटाई बढ़ गया, तो कौन लाया, लेटरल कैम्बियम। यहाँ पे भी माइटोसिस हुआ, जिससे कि कॉन्टिन्यूस ग्रोथ रहता है प्लांट का थ्रू आउट देयर लाइफ। एनिमल सेल क्या थ्रू आउट लाइफ करते हैं, नहीं करते हैं, प्लांट सेल करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें ये वाले होते हैं, कौन वाले, द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम, और इसमें क्या होता है, इसमें माइटोसिस होता है। आई होप आपको माइटोसिस क्लियर हो गया होगा A to Z। सो लेट्स स्टार्ट मियोसिस। माइटोसिस अब खत्म हो गया, मियोसिस। अब पहले आप समरी देख लो, माइटोसिस में 2n से 2n दो सेल बनेंगे, लेकिन मियोसिस में क्या होगा, 2n से तो पहले दो सेल बनेगा nn, लेकिन अब इसके बाद भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, अब दो और सेल बनेंगे वो nn। तो अब आप देखो, ये 2n से 2n बन रहा है, ये माइटोसिस आइडेंटिकल से आइडेंटिकल। यहाँ पे देखो, ये आइडेंटिकल है n, अब इससे n बन रहा है, ये भी तो आइडेंटिकल है। तो ये जो हो रहा है जिसमें 2n से n बन रहा है, इसको हम बोलेंगे मियोसिस 1, ऑफ कोर्स। और फिर दूसरा पार्ट होगा मियोसिस 2। तो इसमें हमको मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि जो माइटोसिस है जिसमें आइडेंटिकल कॉपी बन रहा है, 2n अगर सेल है तो 2n डॉटर सेल बन रहा है, तो मियोसिस 1 से पहले जो सेल है जो n है वो बाद में भी n ही बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मियोसिस 2 और माइटोसिस का प्रोसेस एक ही है। तो हमको मियोसिस 2 में मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत लगेगी मियोसिस 1 में, जहाँ पे हमको 2n से हमको n बनाना है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हमको बनाना है, तो अब उसके लिए मियोसिस में है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। मेल का स्पर्म आएगा, फीमेल का ओवा आएगा, और दोनों एन एन होंगे, और मिल के जो जाइगोट बनेगा वो 2n होगा। अब समझो कि दुनिया में मियोसिस प्रोसेस होता ही नहीं। जब दुनिया में मियोसिस प्रोसेस होता ही नहीं तो n और n कैसे बनते हैं, तो हम कैसे आते हैं, आप कैसे आते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स, मतलब कुछ डिप्लॉइड सेल होते हैं एन, वही ये कुछ स्पेशल सेल होते हैं। ये नहीं कि आप अपना हाथ वाला सेल, अपना गाल का सेल, अपने दिमाग का सेल, उस वो 2n लेके आप उसको n बना दो और वो गैमेट बन जाएगा, नहीं। गैमेट्स जो बनते हैं, जो स्पर्म बनेगा, वो कुछ एक स्पेशल टाइप के सेल्स से बनेगा। वो आप 12th में पढ़ोगे, स्पर्मेटोगोनिया होगा, ओगोनिया होगा।
दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। पहले 2n था, अब बाद में n हो गया, तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गया। क्रोमोसोम नंबर 46 था, बाद में 23 हो गया, तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो रहे हैं। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ सेल है जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं, जिससे कि हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। ये 2n है, दो डॉटर सेल बना, वो हैप्लॉइड हैप्लॉइड बना। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। आई होप मियोसिस समझ में आ गया होगा। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल बॉडी में मियोसिस का कोई काम नहीं है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जो आगे यंग जनरेशन यंग वंस को नहीं ला रहा है, उसमें मियोसिस का कोई काम नहीं है। उसके बॉडी में 2n है, डैमेज होगा तो 2n ही आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर n का जरूरत पड़ रहा है आधे वाले का, तो वो कहीं ना कहीं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। देखो, मियोसिस होगा तो 2n से n बनेगा। फिर अगर n और आ जाए तो वापस 2n बन जाएगा, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। 10th में पढ़ा होगा। फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट मिलते हैं, स्पर्म और ओवा मिल जाता है तो जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन में वापस 2n रिस्टोर हो गया कि नहीं। म्यूसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज, जबकि फर्टिलाइजेशन रीस्टोर करता है डिप्लॉइड फेज। वी कम, ये क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट ये वाला। वी कम अक्रॉस म्यूसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। म्यूसिस तभी होगा जहाँ पे गैमेट फॉर्म होंगे, ये आप याद रख लो। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। की फीचर क्या है कि इसमें पहले दो साइकिल होंगे, पहला न्यूक्लियर और सेल डिवीजन का, जिसको म्यूसिस 1 म्यूसिस 2 बोलेंगे। बट डीएनए रेप्लिकेशन तो एक ही बार होगा, और वो होगा एस फेज में। एस फेज के अलावा कहीं डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। म्यूसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। देखो, पहले सेल है, पहले सेल का न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस बनेंगे, एक सेल बनेंगे। तो एक बार न्यूक्लियस डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस, एक बार सेल। फिर ये आगे भी चलेंगे, तो एक बार और न्यूक्लियस डिवाइड किया, एक बार और सेल डिवाइड किया, तो दो बार हो गया ना। दो कैरियोकाइनेसिस, दो साइटोकाइनेसिस, टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, जिसको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 बोलेंगे। लेकिन डीएनए जो रेप्लिकेट करेगा वो एक ही बार करेगा, कब? इंटरफेज में। ये जो फेज था एम फेज, G1 S G2, तो इंटरफेज यहीं पे बस डीएनए रेप्लिकेट करेगा एक बार। Meiosis one is initiated after the parental chromosome has replicated to produce identical sister chromatid at S phase। वही बोल रहा है, S phase में जब आपका क्रोमोजोम अगर डबल हो गया, क्रोमोजोम नहीं, क्रोमोजोम का अमाउंट, नंबर तो सेम ही रहेगा, 2n से 2n ही रहेगा। म्यूसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ऑफ कोर्स, पेयरिंग का जहाँ बात आ गया, वो माइटोसिस हो ही नहीं सकता, वो मियोसिस ही होगा। आगे हम लोग देखेंगे, रिकॉम्बिनेशन भी होंगे, देखेंगे आगे, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस किसको बोला जा रहा है? ये जो है ये होमोलोगस है, मतलब अगर यहाँ पे आई का जीन है तो यहाँ पे भी आई का होगा, यहाँ पे लेग का है, यहाँ पे लेग का होगा। इस वाले पार्ट में अगर दिखाएगा कि अगर आप गोरे रहोगे तो यहाँ पे भी आपका गोरा वाला ही जीन आएगा, तो ये हो गया होमोलोगस। कि अगर एक जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, वही इन्फॉर्मेशन आइडेंटिकल वाले पार्ट पे है। और सिस्टर नॉन सिस्टर कैसे पकड़ेंगे? ये क्रोमोसोम 1 तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्रोमोसोम 2 ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये 1 2 3 4, 1 2 ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, 3 और 4 आपस में, लेकिन ये 1 और 3 क्या है, 2 और 4 क्या है? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ऐसे ऐसे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, एक्सचेंज होगा इन्फॉर्मेशन का, हम लोग देखेंगे आगे। फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस टू। एक सेल है, मियोसिस 1 होगा तो दो सेल, फिर मियोसिस 2 होगा तो इस वाले से दो और इस वाले से दो, तो एक से हो गए चार। तो चार सेल हमको मिलेंगे एंड ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 1 होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 के बाद आपको एक ब्रेक मिलेगा जिसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस थोड़ा सा ब्रेक होता है, फिर वापस मियोसिस 2, प्रोफेज 2, एनामेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 2। यहाँ पे आपको दो सेल, यहाँ पे आपको चार सेल। मियोसिस 1 से पहले क्या आएगा? इंटरफेज आएगा। इंटरफेज में क्या? G1 S G2, वापस मियोसिस 1, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर इंटरकाइनेसिस टीलोफेज के बाद।
इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज ये दोनों अलग अलग हैं, देखेंगे आगे, अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन था। अब हम आ चुके हैं, पहले आप इसका याद कर लो कि म्योसिस वन भी प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज, टेलोफेज वन। माइटोसिस में भी तो होता था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। म्योसिस वन में वन वन वन, टू में टू 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 टू। अब क्या है कि म्योसिस वन है, प्रोफेज वन को 4 भागों में बांटा गया, 5 भागों में। तो इसको अब याद करना पड़ेगा कि प्रोफेज जैसे म्योसिस को 4 भागों में बांटा गया, अब उसके अंदर जो प्रोफेज है इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? इसका ट्रिक है, लता, जरा, पानी, दे, दो। एल से लेप्टोटीन, जेड से जाइगोटीन, पी से पैकेटीन, हम लोग देखेंगे आगे, डी से डिप्लोटीन, और दो डाइकाइनेसिस। तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5, प्रोफेज वन को 5 भागों में बांटा गया। देखो, प्रोफेज वन को बांटा गया लेप्टोटीन, जाइगोटीन, आगे आएगा आपका पैकेटीन, फिर आएगा डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। तो अब हम लोग एक एक देखेंगे कि मियोसिस वन पे जो प्रोफेज वन है उसमें क्या चल रहा है। सीक्वेंस आप याद रखना। प्रोफेज जो है पहला मियोटिक डिवीजन है, टिपिकली लॉन्गर है और मोर कॉम्प्लेक्स है। देखो कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी, 2n से आपको n करना है, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, जो माइटोसिस का प्रोफेज था उसमें क्या होता है, रिकॉल करो, पहले जो धागे ऐसे ऐसे थे वो क्रोमोजोम में बन रहे थे। ये माइटोसिस के प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा था, गोल्गी अपैरेटस, ईआर, ये सब गायब हो रहे थे, ये 2 3 चीज हो रहा था। तो बोल रहे हैं कि प्रोफेज वन तो ये भी है, इसमें भी वो सब होगा, लेकिन ये सब कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू माइटोसिस, क्योंकि इसमें 5 फेज और डिवाइड कर दिया गया। देखो मियोसिस के प्रोफेज वन में 5 फेज डिवाइड कर गया, माइटोसिस के प्रोफेज में 5 फेज नहीं था। तो इस बेसिस पे बोल रहा है कि ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लता, जरा, पानी, दे, दो। देखो दे दो में कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले डाइकाइनेसिस था कि डिप्लोटीन। देखो तीन 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 4 लगातार आ रहा है, अंत में डाइकाइनेसिस आ रहा है। काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक, यानी कुछ ब्रेक होगा। तो लेप्टोटीन हम पढ़ेंगे। लेप्टोटीज में क्या होगा, क्रोमोसोम धीरे धीरे विजिबल होगा, किसमें, लाइट माइक्रोस्कोप में। देखो एल फॉर लेप्टोटीन, एल फॉर लाइट, लाइट ऐसे याद करो, लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ था तो क्या विजिबल होगा क्रोमोसोम धीरे धीरे। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन। कॉम्पैक्शन मतलब ये क्रोमैटिन है, क्रोमोसोम बन रहा है, इसी को कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन सब इसी को बोला जा रहा है। तो कॉम्पैक्सेशन चलेगा पूरे लेप्टोटीन में, खत्म हो गया लेप्टोटीन, जाइगोटीन में आ रहा है कि ये दूसरा स्टेज है प्रोफेज वन का, जिसको जाइगोटीन। इस स्टेज के दौरान क्रोमोसोम स्टार्ट करेगा पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अब जो क्रोमोसोम बन गया होगा, लेप्टोटीन में थ्रू आउट चलेगा, बन गया होगा, अब ये पेयरिंग होने लगेगा। पेयरिंग कैसे होगा कि ये जो आर्म है इस वाले आर्म से पेयर करेगा, ये वाला आर्म इसमें जाएगा, ये वाला आर्म इसमें जाएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा थोड़ा थोड़ा, जिसको पेयरिंग बोला जाएगा। The compaction of chromosome. This is followed by second stage of prophase one called zygote. During this stage, chromosome starts pairing together. एक सेकेंड, नॉइज हो रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो जाइगोटीन में बोल रहे हैं, अब जो लेप्टोटीन में ऐसे ऐसे बन गया, जाइगोटीन में क्या होगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, इसका इसके इसका इसमें, तो ये दोनों आपस में गुलू गुलू करेंगे, सेकेंड स्टेज शुरू हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। जो पेयरिंग हो रहा है इसको साइनेप्सिस बोला जा रहा है। ओके, साइनेप्सिस बोल रहा है, और इन क्रोमोसोम को बोला जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम।
होमोलोगस मैंने बताया था कि अगर एक क्रोमोजोम है और यहाँ पे आई का जीन है तो यहाँ पे भी आई का होगा, यहाँ पे ईयर का है तो यहाँ पे भी ईयर का होगा, या इस वाले पे है कि आप आइंस्टाइन बनोगे तो इस वाले पे भी आइंस्टाइन वाला ही जीन होगा। उस सेंस में बोल रहा है कि होमोलोगस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में आपको दिखेगा कि क्रोमोजोम साइनेप्सिस इज accompanied बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ऐसे ऐसे बनेगा, ये दोनों आपस में पेयरिंग करेंगे और यहाँ पे कुछ ग्लू टाइप का रहेगा जो इसको बांधे रहेगा। इसको कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, ये जो बीच में ग्लू है कुछ जो इन दोनों को जोड़ के रखा है, तभी तो ये पेयरिंग हुआ है। इसका पैर इसके पैर से ऐसे अंगड़ाई मंगड़ाई ले लिया है। द कॉम्प्लेक्स पूछेगा कि जाइगो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स साइनेप्सिस कौन से स्टेज में दिखेगा, तो सेकंड वाले में, सेकंड वाला था जाइगोटिन। और लेप्टोटीन में क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट एल से लेप्टोटीन, एल से लाइट, लाइट माइक्रोस्कोप में आपको कुछ कुछ दिखने को मिलेगा कि क्रोमोजोम धीरे धीरे दिख रहे हैं। दूसरे में जाइगोटीन में मिलेगा कि क्रोमोजोम इनिशियली ऐसे थे, इनिशियली अब ये वाला आर्म और ये वाला आर्म ये पेयरिंग हो गया, ऐसे पेयरिंग हो गया। एस देखो, जेड है, जेड है और एस, तो जेड और एस सेम ही है टाइप ऑफ जैसे लिखने में। तो ऐसे याद रख लो कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स साइनेप्सिस सब जेड वाले में मिलेगा जाइगोटीन में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्सिड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। देखो टेट्राड और बाइवेलेंट आपको समझना पड़ेगा। बोला रहा है टेट्राड, टेट्राड मतलब कोई चार है तो चार, एक दो तीन चार, चार सिस्टर क्रोमेटिड है तो इसको बोला जा रहा है टेट्राड। बाई वैलेंट मतलब बाई मतलब दो, तो दो क्या है, एक क्रोमोजोम है दो क्रोमोजोम है, तो बाई वैलेंट क्रोमोजोम के रिस्पेक्ट में ये दो हैं तो बाई वैलेंट, क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट में चार है तो टेट्राड। तो जब साइनेप्सिस होगा ये जब मिलेगा तो ये एक हो जाएगा, इसको बाई वैलेंट बोलोगे और इसको टेट्राड, एक ही बात है। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा पेयर ऑफ साइनेप्सिड होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिड होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोल रहा है, इसको, ये पेयरिंग वाले को साइनेप्सिड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसको अब बाईवैलेंट बोल दो, टेट्राड बोल दो, साइनेप्सिड होमोलोगस क्रोमोसोम बोल दो, सब इसी का नाम है। हाइवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज, इसमें फॉर्म होगा लेकिन अगले वाले स्टेज में दिखेगा, थर्ड वाले में, जिसको कि पैकेटीन बोला जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट है, पहला दो स्टेज प्रोफेज वन का कम शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज। मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेन, ये छोटा है। छोटा क्यों है, ये ऐसे है, क्रोमेटिन है, क्रोमोजोम बनना है, क्रोमोजोम बन गया, लेप्टोटीन पूरा हो गया तुरंत। जाइगोटीन में तुरंत तुरंत ऐसे ऐसे है, इन दोनों के बीच में ग्लू आ जाएगा, ये दोनों पेयरिंग कर लेंगे, जाइगोटीन खत्म। पैकेटिन में ये क्लियरली दिखने लगेंगे। हाँ, बट देर आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट स्टेज क्या है, पैकेटिन। इस स्टेज में क्लियरली आपको दिख जाएंगे, क्लियरली अपीयर एज टेट्राड, मतलब शुरू होगा जाइगोटीन में, दिखेगा किसमें, पैकेटिन में। बोलेगा विजिबल वाला सवाल आएगा कि विजिबिलिटी किसमें होगी, पैकेटिन में। फोर क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब वो दिखने ही लगेंगे, उनकी आइडेंटिटी आ जाएगी और वो टेट्राड दिखेंगे। और इसमें आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखेगा, वही है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये जो है ना, इसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोल रहा है। और द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्रॉसिंग ओवर ही हुआ है, इसका 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 पैर और इसका पैर आपस में क्रॉस किया है, इसको क्रॉसिंग ओवर बोला जाए। और नॉन सिस्टर, क्योंकि ये एक अलग है, ये एक अलग है, इन दोनों का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ही क्रॉसिंग ओवर किया। सिस्टर क्रोमेटिड कैसे करता है, ये आता है ये आता है, ये आपस में उलझ जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये इसके साथ उलझा है, तो ये नॉन सिस्टर उलझे हैं, सिस्टर नहीं है। फिर बोला गया है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल। अरे यार, तुम किसी के दूसरे के पैर में क्यों लिपटोगे, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा ऑफ कोर्स। और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है तो इंजाइम तो लगेंगे ना, इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। और इंजाइम जो इन्वॉल्व है, रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज इंजाइम इन्वॉल्व है, याद रखना, ये सब पूछेगा। क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेशन होगा, इंजाइम रिकॉम्बिनेज,
genetic material of two chromosome, recombination between homologous chromosome is completed by the end of पैकेटिंग। थर्ड वाले में ये लिप्टा लिप्टी पूरा हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे। डिप्लोटीन में क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन रिकॉग्नाइज होगा कि अब ये जो है ऐसे ऐसे यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था जो ये दोनों को जोड़े हुआ था, अब ये डिजॉल्व होगा। डिजॉल्व होगा मतलब अभी गायब होगा, क्योंकि अब ये ऐसे कब तक रहेंगे, अब इनको अलग भी तो होना हुआ है। अलग होना है तो जो बीच में ग्लू है इसको हटाओ आप, तो ये चौथे वाली स्टेज में हटेगा। बिगिनिंग ही होगा जिससे वो ग्लू हटेगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोजोम ऑफ द बाईवैलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब ये बाईवैलेंट हैं क्रोमोजोम, अब ये अलग होंगे जब ग्लू हटेगा तो, और अलग होगा ना तो एक्स सेप स्ट्रक्चर आएगा। दीज एक्सेप्ट स्ट्रक्चर और कॉल्ड चैस्माटा। देखो ऐसे थे, ठीक है, ऐसे थे लेट्स से, फिर अलग होंगे, अलग होंगे तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट स्ट्रक्चर आ गया, इसको आप बोलोगे चैस्माटा। टर्म याद करना पड़ेगा आपको अगर आप नए हो तो। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ ऑफ ईयर। वो जो ओवरी होती है, ओवरी में जो एग होता है, एग में बोला जाता है ना कि फीमेल का जो है प्यूबर्टी पे ही शुरू हो जाता है, मतलब बर्थ पे ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही उनका ये सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। एक जगह रुका रहता है तो वो डिप्लोटीन स्टेज पे रुका रहता है सालों तक और महीनों तक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर प्यूबर्टी पे भी रुकता है, ऐसा पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, आप याद कर लो। फिलहाल कि कुछ सालों तक डिप्लोटीन तक सेल डिवीजन वो साइट में रुका रहता है। क्यों रुका रहता है, ज़रूरत नहीं है। अब कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, वो ओवल निकाल के क्या करेगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, या 1 2 3 4 साल के एज में प्रेग्नेंट थोड़ी होना है, तो एग की भी ज़रूरत नहीं है, तो सेल डिवीजन रुक जाता है। कौन सी स्टेज पे रुकता है, डिप्लोटीन पे। कहीं तो रुकता है, डिप्लोटीन 5 स्टेज हैं, कहीं पे रुकता है तो डिप्लोटीन पे रुका है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया। अब आखिरी वाला स्टेज है जिसमें डाइकाइनेसिस हो रहा है। डाइकाइनेसिस क्या है, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज वन। इसमें क्या होगा कि जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना था, अब ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, मतलब अब ये ऐसे ऐसे अलग हो जाएंगे। कुछ पार्ट इसका इस पे, इसका इस पे एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल, अब एक्स शेप डिजॉल्व होगा। टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनेट, खत्म होगा चैस्माटा। चैस्माटा ये जो एक्स है, ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोजोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड। फुल्ली कंडेंस्ड मतलब ये जो क्रोमेटिन था, अब ये फुल्ली क्रोमोजोम में अब हो गया कन्वर्ट, इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज हो चुका है। एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर द सेपरेशन। देखो माइटोसिस में जाओ, प्रोफेज में क्या होता था, ऐसा बनता था, मेटाफेज में प्लेट पे आके लग जाता था, एनाफेज में ये जो लगते थे ये ऊपर नीचे से लगते थे, टीलोफेज में ये टूट 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 जाते थे। पता नहीं कितनों को डायग्राम क्लियर है, बहुत रफ है। तो प्रोफेज का 5 स्टेज हम लोग देख रहे हैं, तो अब ये चीज़ हो चुका है, अब ये वाला चीज़ आएगा मेटाफेज 2 में। वही बोला है, क्रोमोजोम फुल्ली कंडेंस हो गया, मियोटिक स्पिंडल आ चुका है होमोलोगस क्रोमोजोम में लगने के लिए। डाइकाइनेसिस के खत्म होते ही न्यूक्लियोलस खत्म, न्यूक्लियर एनवेलप खत्म। डाइकाइनेसिस मतलब अब आप मेटाफेज में जा रहे हो, अब आप प्रोफेज से मेटाफेज जा रहे हो, तो लास्ट में डाइकाइनेसिस आएगा प्रोफेज के, तो डाइकाइनेसिस से मेटाफेज में जा रहे हो। अब हम देखेंगे मेटाफेज वन। अब प्रोफेज वन के एंड में आपको कैसे सेल कैसा है, सेल आपको ऐसा है, ऐसे 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 है क्रोमोजोम्स। अब हमको मेटाफेज वन में इक्वेटर पे अरेंज करना है, ये लाइन पे। तो जो बाईवैलेंट क्रोमोजोम है, align on the equatorial plate, microtubule from the opposite pole of the spindle attached to kinetochore of homologous chromosome। सेम कहानी है डायग्राम। प्रोफेज वन में ऐसे ऐसे हो चुका है, ऐसे 2 क्रोमोजोम हो चुके हैं, एक ही एक्चुअली में ये जुड़ा हुआ है अभी। टर्मिनलाइजेशन मैंने यहाँ पे बोला है कि डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हुआ चैस्माटा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों जुड़े रहेंगे, लेकिन पॉइंट पूरा लास्ट पे रहेगा, एक पॉइंट पे। पहले था कि पहले इतना था, अब ये इतना से घट के अब आपको इतना आ जाएगा, तो टर्मिनलाइजेशन ये
एक आखिरी छोर पे आ जाएगा। ये होता है टर्मिनलाइजेशन का मतलब, ये नहीं कि ये पूरा अलग ही हो जाएगा, नहीं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग नहीं हुआ, ये दोनों जुड़े रहेंगे एक बिंदु से, मतलब एक पॉइंट पे। फिर इधर से एक रस्सी आएगी, इधर से रस्सी आएगी, वो खींचेगी और ये अलग हो जाएगा। मेटाफेज वन में ये अलाइन हो गए। अब ये अलग हो जाएंगे कब? एनाफेज में। ये दोनों आपस में जुड़े हैं, एनसीईआरटी थोड़ा फैंसी तरीके से दिखाया है। यहाँ पे ये जुड़े हैं ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। एनाफेज में वापस ऐसे ऐसे हो जाएगा। चलो, एनाफेज वन, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट सेंट्रोमियर। एनाफेज वन में आपको ऐसे दिखेगा सेल। ये हो गया सेल, ये हो गया, ये अपना खींचेगा, ये अपना खींचेगा। मेटाफेज में कैसे थे? मेटाफेज में थे, मेटाफेज बना रहे हैं। ये एक, ये हो गया पहला, और ये जुड़ा था दूसरा। मतलब दो दो क्रोमोसोम थे। एनाफेज में ये यहाँ से ब्रेक, यहाँ से ब्रेक, यहाँ से ब्रेक। ये जो बिंदु था, ये बिंदु से ब्रेक हो जाएंगे एनाफेज वन में, यही दिया है। ऐसे 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 ऐसे। जबकि क्रोमैटिड रहेगा, क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से ही जुड़ा रहेगा, ये याद रखना। एनाफेज वन में क्रोमैटिड जुड़ा रहेगा। टेलोफेज वन में क्या होगा? अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएंगे, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, जिससे डायड ऑफ सेल बन जाएंगे। डायड मतलब दो, दो सेल बन जाएंगे। परंतु बहुत सारे केसेस में क्रोमोसोम्स अलग नहीं होते हैं, वो एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि अब उनको आगे जाना है। द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। इंटरकाइनेसिस आएगा क्योंकि अब मियोसिस टू में जाना है। सेल था, अब ये सेल दो हो चुका है ऑलरेडी, तो अब दो के बाद अब ये फिर से डिवाइड होगा, तो इंटरकाइनेसिस एक छोटा सा ब्रेक लेगा, जिसमें फिर से चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज। अब इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज टू आएगा, जो कि और आसान है। मियोसिस टू, अब क्या हो चुका है, टू एन से एन तो बन चुका है, दो सेल बन चुका है। अब सेल थोड़ा सा ब्रेक लेगा, जिसको इंटरकाइनेसिस बोलेंगे। इंटरकाइनेसिस में थोड़ा सा रेस्ट लेगा, रेस्ट लेगा मतलब अब वापस से कुछ अपनी चीज़ें जुटाएगा, सेंट्रियोल फिर से डुप्लीकेट करना होता है इसको। और लेकिन डीएनए डुप्लीकेट नहीं करेगा इंटरकाइनेसिस में, ये यहाँ पे पूछता है क्या इंटरकाइनेसिस में डीएनए डुप्लीकेट होगा? नहीं होगा। फिर प्रिपेयर हो जाएगा, फिर ये जो दो एन होंगे, अब ये वापस डिवाइड करेंगे दो एन में, तो अब ये तो माइटोसिस वाला ही प्रोसेस हो गया, आइडेंटिकल कॉपी बनाना है माइटोसिस में। ये रिडक्शनल था, मियोसिस वन जो था वो रिडक्शनल था, रिडक्शन हुआ है। Meiosis two is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated। मतलब क्रोमोजोम ऐसे है, ये वापस वापस ऐसे ऐसे बना होगा। टीलोफेज टू में वापस ऐसे गया ही होगा, कि अब ये पूरा गया ही होगा कि फिर से अगला प्रोफेज शुरू होगा। देखो, ये था एनाफेज, नहीं एनाफेज, ये टीलोफेज है। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा हुआ होगा, साइटोकाइनेसिस हो गया होगा, फिर तुरंत प्रोफेज टू में चला गया, क्योंकि फिर उसको इसकी ज़रूरत है, तो एनर्जी वेस्ट होगी। देखो, ये होगा, फिर वापस इसको होगा, फिर 2-3 मिनट बाद फिर से ज़रूरत है ऐसा बनाना की, तो पूरा नहीं हुआ होगा तभी शुरू हो जाएगा, बोला है ना। इमीडिएटली रेस्ट नहीं लेता, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम है फुल्ली elongated। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस वन, मियोसिस टू रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। खुद बोल रहा है, ये मियोसिस टू क्या है, ये नॉर्मल माइटोसिस है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय एंड ऑफ प्रोफेज टू। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से डिसअपियर हो जाएगा, और जो एन सेल बना होगा इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से डिसअपियर हो गया होगा। क्रोमोजोम्स अगेन बिकम कम्पैक्ट। क्रोमोजोम्स फिर से कम्पैक्ट हो चुके होंगे। कम्पैक्ट मतलब ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे वापस से बन गए होंगे। मेटाफेज टू, एट दिस स्टेज क्रोमोजोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। वही प्रोसेस है, क्रोमोजोम्स इक्वेटर पे अलाइन हो गया होगा। एंड द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट स्पिंडल से आएगा, इधर इधर से जुड़ेगा जुड़ेगा, माइटोसिस ही है। गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर पे अटैच होगा हर बार की तरह।
एनाफेज 2 में ये वापस हो जाएगा, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड वाला लाइन आएगा। इट बिगिन विथ साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। साइमल्टेनियसली टूटेगा क्रोमोसोम, ऐसे था, पूरा हीट हो चुका है टैब, विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, अलाउिंग देम टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। फिर से ये ऐसे ऐसे टूट ही जाएगा। बाई शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर। मतलब शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का क्या मतलब है, ये जो ऐसे खींच रहे थे, ये जो ऐसे ये छोटे होंगे ना, तब तभी तो ये इसके पीछे जाएंगे, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, इस सेल बन जाएगा। ओ एम जी, लैगिंग लैगिंग समथिंग समथिंग। Telophase 2. Meiosis ends with telophase 2 in which the two group of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope. ये देखो, प्रोफेज 2 था, ये माइटोसिस ही है प्रोफेज 2। हाँ सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक करेगा, देखो सेंट्रोमियर ब्रेक किया है ना, ये अलग हो गया, ये वापस से बन गया। हो जा हो जा। Cytokinesis follow result in formation of tetrad of cells, 4 haploid daughter cells. देखो मियोसिस के अंत में आपको 4 मिलेंगे, तो डायड नहीं है यहाँ पे, टेट्राड है, टेट्राड ऑफ सेल्स, टेट्राड जिसको 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, 2n से 4n। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का, क्यों नहीं है, अगर मियोसिस नहीं रहता तो हम नहीं आ पाते, आप नहीं आ पाते, जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाती, हमारी ही नहीं, हर एक एनिमल की। मियोसिस मैकेनिज्म है जिसमें कंजर्वेशन होता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम। सपोज करो आपके पेरेंट्स में 46 है, मम्मी पापा 46 मियोसिस हो रहा है तो 23 हो रहा है, और वापस मिलकर 46 हो जा रहा है, तो जो पेरेंट्स में वही बच्चा में है, मियोसिस नहीं होता तो 46 होता। अब माइटोसिस होता तो माइटोसिस भी 46 होता, आगे चल के 98 हो जाता, फिर ऐसे तो बढ़ते ही जाता भाई। तो मियोसिस जरूरी है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, even though the process per se paradoxically result in reduction of chromosome number by half। ये बोला जा रहा है कि 46 है, मियोसिस से 23 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, फिर भी ये प्रोसेस होता है यार, कोई एक ऑर्गेनिज्म है और उसके एक सेल में 23 है, ये तो गलत है ना, गलत है, नेचर में 46 के लिए हम अपना बात कर रहे हैं ह्यूमंस। तो बोल रहा है कि पर से पैराडॉक्सिकली, मतलब ये कॉन्ट्रास्टिंग है कि आप 23 अगर आपके बॉडी में आ जाएगा तो आप रह भी नहीं पाओगे, लेकिन आपकी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आपको 23 वाले की जरूरत पड़ रही है। रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। It also increases the genetic variability in the population of organism from one generation to another. Variation are an important process of evolution. Basically meiosis में आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग के जितने भी फायदे हैं वो आप लिख दो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, मज़ा ही आ जाता है, बढ़िया है, ज़्यादा सर्वाइव करोगे, म्यूटेशन म्यूटेशन भी धीरे धीरे आते जाता है, डिजीज के चांस कम होते हैं। अगर 2n है, 2n ही बन गया तो जो डिजीज जिसमें होगा वही डिजीज जिसमें होगा। अगर 2n है, n बना तो n बना, हो सके इसमें डिजीज नहीं आया होगा, अगर आ भी गया होगा तो सामने से भी n आएगा, तो अगले वाले में 2n बनेगा तो ये वाला डिजीज सप्रेस हो जाएगा, ये भी तो चांस है, बहुत सारे मियोसिस के सिग्निफिकेंस है। तो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग अगले वीडियो से।